वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लेक्चर सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ये स्टार्ट होता है रफली 1100 से और एंड होता है रफली 1500 एडी पे। तो ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड को डिस्कस किया था, तो इसमें हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड को डिस्कस करेंगे जो कि उसके बाद आता है। तो चलें ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये स्टार्ट कैसे होता है, तो एंग्लो सैक्सन पीरियड जो था उसमें जो एंग्लो सैक्सन किंग थे उनमें से लास्ट किंग जो है वो था हैरल्ड। तो हैरल्ड जो है उसको डिफीट होती है कहाँ से, उसको डिफीट होती है विलियम द कॉन्करर से। विलियम द कॉन्करर कौन है, वो नॉर्मन्स जो हैं, नॉर्मेंडी एक जगह है फ्रांस में, वहाँ के रहने वालों को नॉर्मन्स कहते हैं। तो वो जो नॉर्मन्स थे वो विलियम द कॉन्करर की लीडरशिप में लास्ट जो एंग्लो सैक्सन किंग है हैरल्ड, उसके साथ उनकी जंग होती है और बैटल ऑफ हेस्टिंग्स की जो जंग है उसमें वो जीत जाते हैं और हैरल्ड को वहाँ पे हार हो जाती है। इसलिए वहाँ पे एंग्लो सैक्सन जो किंग्स का इरा था वो ख़त्म होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, यानी कि नॉर्मन्स की यहाँ पे हुकूमत शुरू हो जाती है। तो नॉर्मन्स बेसिकली फ्रेंच पीपल थे और विलियम द कॉन्करर जो था ये इनका पहला किंग था। और ये सारा इवेंट होता है 1066 में, यानी कि 1066 एडी में। तो 1066 एडी के बाद जो पीरियड शुरू होता है उसको हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहते हैं और ये रफली जाता है 1500 एडी तक, यानी कि 1500 एडी तक। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था इसका, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली ये इरा स्टार्ट कहाँ से होता है। तो अब हम इसकी थोड़ी लिटरेरी जो चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है वो उसको मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि ये मिडिल एजेस जो हैं ब्रिटेन की हिस्ट्री में उसके साथ ओवरलैप करता है। तो इसमें इसको कुछ लोग एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहते हैं, कुछ लोग इसको मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं। जैसे एंग्लो सैक्सन जो पीरियड है हमारे पास उसको कुछ लोग एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं और कुछ उसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं। तो इसी तरह इसको कुछ एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहते हैं और कुछ इसको मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं। तो ये इसके डिफरेंट नाम हैं। तो अब अगर लिटरेरी इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो नज़र आती है वो ये होती है कि ओल्ड इंग्लिश पोइट्री जो थी वो बिल्कुल डिसअपेयर हो जाती है एंग्लो नॉर्मन्स के आने के बाद। क्यों? क्योंकि नॉर्मन्स जो थे वो बेसिकली फ्रेंच पीपल थे, तो वो नेटिव जो जितनी भी चीज़ें थी वो पूरी की पूरी शिफ्ट ले गई, यानी कि एक नया कंट्रोल आ गया और नए इंटरेस्ट आ गए और ऑथर्स जो थे वो भी बेसिकली उनके जो इंटरेस्ट थे वो चेंज हो गए। तो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री जो थी, जो हमें ब्यूवुल्फ जो है इतनी बड़ी नैरेटिव पोएम है उसमें देखने को मिलती है, या फॉल ऑफ एंजल्स जैसी बड़ी बड़ी जो हमारे पास इंग्लिश पोइट्री की, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की एग्जांपल्स हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड की, उस जैसा फिर लिटरेचर पोइट्री में हमें दोबारा इस पीरियड में नहीं मिलता। तो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और दूसरा मेजर जो चेंज आया था एंग्लो नॉर्मन पीरियड में लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में वो ये था कि नॉर्मन्स चूँकि फ्रेंच लोग थे तो नोबेलिटी जो थी, यानी कि जो कोर्ट के लोग थे, दरबार के जो लोग थे, कोर्ट वाले वो यानी किंग्स मैथ फ्रेंच पीपल थे और उनकी लैंग्वेज भी फ्रेंच थी। तो वो नोबेलिटी जो थी वो सारी की सारी फ्रेंच को सपोर्ट और प्रमोट करती थी। और नोबेलिटी के साथ जो रिलीजियस लोग थे उनका जो स्क्रिप्चर है वो लैटिन में थे, तो इसलिए उनकी जो क्लर्जी थी यानी कि रिलीजियस जो लोग थे उनकी पूरी का पूरा जो टिल्ट था, उनका पूरा का पूरा जो रुझान था या उनकी कोशिश जो थी वो लैटिन को प्रमोट करते थे। और बाकी जो नेटिव लैंग्वेज थी इंग्लिश पीपल की वो बिल्कुल ही इग्नोर्ड हो गई थी इस दौर में। तो यहाँ पे ये एक तरह से एक आप कह सकते हैं कि एक मिक्सचर सा बन गया था जिसमें तीन लैंग्वेजेस जो थी वो आपस में टकराव में खड़ी थी। जैसे हम इंडिया की एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडिया में जो नोबिलिटी होती थी यानी जो मुगल्स होते थे उनकी कोर्ट लैंग्वेज होती थी फारसी, और जो लोग थे वो अपनी नेटिव लैंग्वेजेस बोलते थे या फिर कुछ लोग उर्दू और हिंदी बोलते थे। तो इस तरह मुख्तलिफ ज़बानें जो थी वो अपनी अपनी कैपेसिटी में प्रमोट हो रही थी, लेकिन उनको नोबेलिटी की तरफ से या क्लर्जी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। अगर हिंदुओं में हम देखें तो उनकी जो क्लर्जी है यानी उनके जो रिलीजियस लोग हैं वो अपनी जो लैंग्वेज है संस्कृत उसको प्रमोट करते हैं, और मुस्लिम जो क्लर्जी थी इंडिया में वो अरेबिक को सपोर्ट करती थी। तो इसी तरह की सिचुएशन इंग्लैंड में बन गई थी कि रिलीजियस लोग लैटिन को सपोर्ट कर रहे थे, नोबिलिटी यानी कोर्ट वाले लोग फ्रेंच को, और इस तरह कोई नेटिव लैंग्वेज में कोई ज़्यादा
वो क्या कहते हैं कि लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उस दौर में कुछ तो लिटरेरी प्रोडक्शंस हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो उस एंग्लो नॉर्मन पीरियड की लिटरेरी करेक्टरिस्टिक है, वहाँ पे रोमांसेस जो थी वो बड़ी पॉपुलर होगी। तो रोमांसेस बेसिकली क्या होती हैं? रोमांसेस होती हैं कि डिस्टेंट हिस्ट्री में एक नैरेटिव को डिस्कस किया जाए, यानी कि पास्ट में किसी सुपर नेचुरल इवेंट को या किसी हीरोइक एक्टिविटी को डिस्कस किया जाए। तो रोमांसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी एंग्लो नॉर्मन पीरियड में। और उसके अलावा अगर हम प्लेस में देखें तो मिरेकल प्लेस और मोरालिटी प्लेस वो बहुत ज़्यादा उन दिनों में यानी एंग्लो नॉर्मन पीरियड में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। तो मोरालिटी तो मिरेकल प्लेस जो थे वो बेसिकली रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड थे, यानी कि ह्यूमन जो एक पूरी जर्नी है ह्यूमन की, क्रिएशन ऑफ मैन से लेके फिर फॉल और बैनिशमेंट और गार्डन ऑफ ईडन से उनका निकाला जाना और इसी तरह उनकी पूरी एंडिंग तक। तो इस तरह की जो ह्यूमन जर्नी थी उसको मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है या जिसको हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहते हैं उसमें मिरेकल प्लेस में इसको दिखाया गया था। जबकि अगर हम बात करें तो मोरालिटी प्लेस की, तो मोरालिटी प्लेस जो थे वो उसमें एक यूनिफॉर्म स्ट्रगल दिखाई गई है गुड पावर और बैड पावर, यानी कि गुड पावर्स के दरमियान और उसके मुकाबले में इवल पावर जो होती थी उनका आपस में कंपटीशन दिखाया गया मोरालिटी प्लेस में। तो मोरालिटी प्लेस में जो हमारे पास प्रोटैगनिस्ट होते थे वो कोई प्रॉपर कैरेक्टर नहीं होते थे, जैसे बाद में जो प्लेस थे वो फिर डेवलप होके उनमें कैरेक्टराइजेशन प्रॉपर होने लगी, लेकिन उन दिनों में जो प्रोटैगनिस्ट होते थे वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्शंस होती थी, यानी कि ख्याली जो प्रोटैगनिस्ट होते थे, जैसे मैन काइंड इंसानियत इसको प्रोटैगनिस्ट बना लिया या ह्यूमन रेस को बना लिया या प्राइड ऑफ लाइफ को बना लिया। तो इस तरह की एब्स्ट्रैक्शंस जो थी वो मोरालिटी प्लेस में एज अ प्रोटैगनिस्ट ली जाती थी। तो बात यह है कि मिरेकल प्लेस और मोरालिटी प्लेस जो थे वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड में बड़े पॉपुलर थे। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड के कुछ प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर्स को। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास पोइट आते हैं विलियम लैंगलैंड। तो विलियम लैंगलैंड जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट पोइट थे। वो एक बेसिकली फ्यूडल सिस्टम को सपोर्ट करने वाले पोइट थे, जो कि उनका आइडियल सिस्टम जो था वो फ्यूडल सिस्टम था, तो वो उसको सपोर्ट करते थे और वो मिडिल इंग्लिश पीरियड के एक प्रोमिनेंट पोइट थे। उनकी सबसे इम्पोर्टेंट जो पोइम है वो है अ विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन। तो ये उनकी सबसे इम्पोर्टेंट पोइम है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी कैरेक्टर है उस दौर का वो है जॉन गोवर। जॉन गोवर जो है वो एक नैरेटिव पोइट थे और ये इनको भी अपने कंटेम्प्रेरीज़ में एक अच्छा मुकाम हासिल था। तो इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट नैरेटिव पोइम है वो है कन्फेशन एमेंटिस। इसके अलावा जो वेरी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है इस एंग्लो नॉर्मन पीरियड का, और आप ये भी कह सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलर, वो है जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर जो है वो उसको हम कह सकते हैं कि ही इज़ द रियल फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। उसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। तो उसकी बहुत सी इम्पोर्टेंट उसके वर्क्स हैं जिनमें कैंटरबरी टेल्स जो हैं वो टॉप पे हैं। तो आपके ओल्ड इंग्लिश में मिडिल इंग्लिश में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास अभी लिटरेरी जो लिटरेरी एक वर्क है वो जो बहुत ज़्यादा हम जिसको पढ़ाया जाता है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी, वो द कैंटरबरी टेल्स है। तो उसके राइटर जॉफ्री चौसर हैं, वो भी उसी एरा से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा जॉफ्री चौसर ने रोमाउंट ऑफ द रोज़ और लेजेंड ऑफ गुड वुमेन जैसी इम्पोर्टेंट जो वर्क्स हैं वो भी लिखे हैं इसी दौर में। तो आप कह सकते हैं कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड के जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रोमिनेंट जो लिटरेरी फिगर हैं वो जॉफ्री चौसर ही हैं।